हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे जलवायु विज्ञान में पवनें विंड्स। हमारा टॉपिक चल रहा था पवनों का। पवनें विंड्स। हम बात करें पवनों की तो इसमें हमने पवनें संचलन की जो प्रवृत्ति होती है उनकी चर्चाएं कर ली हमने। इसमें जो दाब बल लगते हैं उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर, जिसमें हमने दाब प्रवणता बल की बात की, जिसमें हमने घर्षण बल है उसकी चर्चा कर ली है, और हमने कोरियोलिस जो प्रभाव होता है उसकी भी हमने बात कर ली है। कोरियोलिस प्रभाव के अंतर्गत हमने जो चर्चाएं की है फेरल के नियम की, और हमने बॉयज बेल्ट के नियम की बात की। फेरल कहता है उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें होती हैं वो अपने दाएं हाथ की ओर घूम जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में पवनें अपने बाएं हाथ की ओर घूम जाती हैं। इसी जो सेंटेंस है इसको ही आधार मान करके जो फेरल का जो नियम है, ये जो आधार है इसका, जो उत्तरी गोलार्ध में दाएं हाथ की ओर, दक्षिणी गोलार्ध में बाएं हाथ की ओर, इसी को आधार मानते हुए बॉयज बेल्ट नामक जो वैज्ञानिक है, डच जो वैज्ञानिक मानते हैं इसको, पोलैंड वासी, तो इन्होंने भी अपना एक सिद्धांत दिया कि उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें हैं वो अगर पवनों की तरह है, कोई व्यक्ति जैसे पवन चल रही है उसके तरफ पेट करके और उसके जहाँ जिस दिशा में जा रहे हैं उसकी तरफ अपना मुंह करके खड़ा हो जाए तो दाएं हाथ की ओर उच्च वायुदाब का केंद्र बनता है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिण जो बाएं हाथ है उसकी तरफ निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है। ये बात उत्तरी गोलार्ध के लिए थी बॉयज बेल्ट की, और दक्षिणी गोलार्ध के लिए उन्होंने बताया कि दक्षिणी गोलार्ध में जो पवनें हैं उसकी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाए, जिस दिशा में जा रहे हैं उस तरफ ही मुंह करके खड़ा हो जाए कोई व्यक्ति, तो वहाँ पर दाएं हाथ की ओर निम्न वायुदाब का केंद्र बनता है और बाएं हाथ की ओर उच्च वायुदाब का केंद्र बनता है। ये बात कही थी बॉयज बेल्ट ने। ठीक है, ये तो हमने यहाँ पे जो प्रेशर लगता है, जो बल काम करता है, फोर्स काम करता है, उसके अकॉर्डिंग हमने इन 3 प्रकार के बलों की चर्चाएं की हैं। उनके बाद में हम करेंगे पवनों के प्रकार। ग्लोब पर पवनों के प्रकार। पवनों के प्रकार जो अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञानियों का एक संघ है IMO, ठीक है, मौसम वैज्ञानिकों का जो संघ होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन्होंने पवनों को क्षैतिजीय रूप में वर्गीकृत किया है। पूरे ग्लोब पर, पूरे विश्व के संदर्भ में देखें, पृथ्वी पर या ग्लोब पर, पृथ्वी को हम एक मॉडल के रूप में, छोटे रूप में एक दृष्टि में देखना चाहें तो हम उसको ग्लोब बोलते हैं। उस ग्लोब पर उन्होंने क्षैतिजीय रूप में धरातल के समानांतर, क्षैतिजीय का मतलब होता है धरातल के समानांतर, तो क्षैतिजीय रूप में इसका वर्गीकरण कई रूपों में किया है। इस आधार पर हम कह सकते हैं जो इनका जो वर्गीकरण किया क्षैतिजीय रूप में वो 4 रूपों में किया गया। कितने रूपों में किया गया? 4 रूपों में। 4 प्रकार की जो पवनें होती हैं। पहले जो पवनें होती हैं इसको माइक्रो पवनें बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रो पवनें। हम पवनें अलग हैं उनकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन इनको कई प्रकारों में, यानी यहाँ पर अवस्थिति के अकॉर्डिंग, यानी जो पवन चलती हैं या तो क्षेत्र विशेष में चलती हैं, कितनी दूरी पर चलती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी चर्चाएं कर रहे हैं। तो जो IMO है, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञानियों का जो संघ है, उन्होंने इनको 4 भागों में बांटा। पहला जो प्रकार है इसको उन्होंने जो कहा है वो कहा है माइक्रो पवनें। क्या कहा है? पहले नंबर की जो पवन है इसको कहते हैं माइक्रो पवनें। माइक्रो को मतलब होता है सूक्ष्म, छोटा, सूक्ष्म, ठीक है, या इसको कह सकते हैं स्थानीय पवनें। क्या कहेंगे इसको? स्थानीय पवनें, लोकल विंड, ठीक है, स्थानीय पवनें कहेंगे। ये जो पवनें होती हैं अगर इसको दूरी में देखें तो ये पवनें 1 मीटर से 1 किलोमीटर दूरी पर संचलित होती है। संचलित का मतलब चलना, मूवमेंट। यानी ये जो पवनें हैं माइक्रो पवनें या सूक्ष्म पवनें इनको बोलते हैं, जो कि स्थानीय लोकल पवनें होती हैं, छोटी पवनें होती हैं, जो कि 1 मीटर से 1 किलोमीटर दूरी पर संचलित होती है।
ठीक है। इसके बाद हम अगर इसका प्रसार देखें धरातल पर या पृथ्वी के ग्लोब पर हम देखें तो क्षैतिज रूप में इसका प्रसार कितना है। तो इस पवनों का जो प्रसार होगा, इस पवन का प्रसार की बात करें तो यहाँ पे 1 वर्ग मीटर से 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैलती है। आप समझ रहे हो इसको। यहाँ पे कहते हैं कि अगर इस पवनों की दूरी देखें तो 1 मीटर जो होता है, इस मीटर से लेकर के और 1 किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर की दूरी ये तय कर लेती है ये पवनें, यानी इसकी गति होती है वो 1 किलोमीटर के दायरे में ही रहती है। ठीक है। और इसका प्रसार होता है वो वर्ग मीटर में होता है। वर्ग किलोमीटर का मतलब हो गया, वर्ग का मतलब जिसकी चारों भुजाएं समान हो, ये 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। यानी 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, तो चारों तरफ देखें तो 1 वर्ग किलोमीटर ये हो जाता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। तो इतने क्षेत्र में जो चढ़ने वाली जो पवनें होती हैं उन पवनों को यहाँ पे माइक्रो पवनें कहते हैं, सूक्ष्म पवनें कहते हैं। समझ गए बात। और दूसरी जो पवनें होंगी वो पवनें यहाँ पे क्षेत्रीय पवनें होंगी, जो मेसो पवनें जिसको बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पर दूसरी प्रकार की जो पवनें हैं, पहला प्रकार तो कौन सा हो गया, माइक्रो पवनों का। ठीक है। दूसरी जो पवनें हैं वो क्षेत्रीय पवनें हैं। क्षेत्रीय भी बोल सकते हैं इस पवन को, और इसको मेसो पवन भी बोल सकते हैं, या मेसो का मतलब मध्य होता है। ठीक है। या प्रादेशिक पवनें, या प्रादेशिक रीजनल विंड, प्रादेशिक पवनें। ये तो लोकल थी, ये तो कैसी थी, लोकल पवनें थी। और ये पवनें जो होती हैं क्षेत्रीय पवनें होती हैं, प्रादेशिक पवनें जिनको रीजनल विंड बोलते हैं। ये 1 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। यानी ये जो पवनें होती हैं क्षेत्रीय या मेसो पवनें, इसकी जो दूरी होती है, ठीक है, इस दूरी की बात करें तो 1 किलोमीटर से और यहाँ पे 100 किलोमीटर की दूरी, 100 किलोमीटर की दूरी में संचलित। समझ गए बात। आपको इतना याद रखना है, इस पवनों को क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय या मेसो पवनें या प्रादेशिक पवनें बोलते हैं। इनका जो प्रसार होता है वो यहाँ पे बात करें तो 1 वर्ग किलोमीटर से 10,000 वर्ग किलोमीटर के मध्य प्रसारित होती है। समझ रहे हो बात। यहाँ पर पहले प्रकार की जो पवन थी माइक्रो पवनें, जिसको सूक्ष्म या स्थानीय पवनें बोलते हैं, ये पवन 1 मीटर से 1 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं और इसका प्रसार होता है 1 वर्ग मीटर से 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र तक ही सीमित रहती हैं। जबकि ये क्षेत्रीय जो प्रादेशिक रीजनल विंड होती हैं, इनकी बात करें तो दूरी है इनकी 1 किलोमीटर से 100 किलोमीटर की दूरी में संचलित होती हैं और इसका प्रसार होता है वो 1 वर्ग किलोमीटर से 10,000 वर्ग किलोमीटर के मध्य यहाँ पर ये प्रसारित होती हैं। तीसरी प्रकार की जो पवनें हैं, उनकी बात करें तो वो महाद्वीपीय पवनें होती हैं। कौन सी पवनें होती हैं, यहाँ पे महाद्वीपीय। यहाँ पर बात करते हैं तीसरी पवनों की, महाद्वीपीय पवनें। इनको कॉन्टिनेंटल विंड कहते हैं, कॉन्टिनेंटल विंड। ठीक है। इनको मैक्रो पवनें भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, मैक्रो का मतलब होता है बड़ी। मैक्रो पवनें का मतलब क्या होता है, बड़ी पवनें, बड़ी। समझ गए बात। यानी लंबी दूरी तय करने वाली जो पवनें होती हैं इनको मैक्रो या बड़ी पवनें कहते हैं। अगर इनका क्षेत्र, अगर दूरी देखें तो इसकी दूरी इसके बाद में 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक, कितनी है, 10,000 किलोमीटर तक। इस पवन की जो दूरी है वो कितनी है, 10,000 किलोमीटर तक है। लेकिन इसका जो प्रसार होता है वो प्रसार यहाँ पर 10,000 से 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक होता है। कितना होता है, 1 करोड़ तक। यानी इसका प्रसार होगा, यहाँ तक है इसका 10,000 तक, तो 10,000 से वर्ग किलोमीटर से
1 करोड़ किलोमीटर, 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर तक प्रसार। समझ गए बात। यानी पहली पवन की दूरी देखो, दूरी हम एक साथ इसको जोड़ के चल सकते हैं। इसको 4 भागों में जो अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञानी हैं उन्होंने बताया है, 4 भागों में बांटा है इसको, कि 1 मीटर से 1 किलोमीटर की जो पवन होगी उसको हमने माइक्रो पवन कहा। 1 किलोमीटर से 100 किलोमीटर होती है उसको हमने क्षेत्रीय या प्रादेशिक पवन कहा। 100 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक जो पवनें होती है उसको महाद्वीपीय पवनें कहा है, मैक्रो पवनें कहा है, जिसको बड़ी पवनें कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रसार होता है वो 10,000 से 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर तक इसका प्रसार माना जाता है। फिर हम जो पवनें हैं चौथे नंबर की, चौथे क्रम की जो पवन होगी वो होगी ग्लोबल पवनें या भूमंडलीय पवनें भी जिसको बोलते हैं। इसको हम चौथे क्रम की जो पवन है, जैसे यहाँ लिख देते हैं ग्लोबल पवनें, ग्लोबल का पूरे ग्लोब पे चलने वाली, और या इसको भूमंडलीय भी बोल सकते हैं, भूमंडलीय, या इसको मेगा पवन भी बोलते हैं। मेगा का मतलब होता है विशाल पवन। ठीक है, इस पवन का अगर हम दूरी देखें तो इस पवन की दूरी है यहाँ पर 10,000 किलोमीटर से अधिक दूरी। कितनी दूरी? 10,000 किलोमीटर से अधिक दूरी। ये तो कितनी थी? 10,000 किलोमीटर तक। तो यहाँ पे दूरी देखेंगे तो 10,000 किलोमीटर से अधिक जो दूरी होती है, जितनी भी अधिक दूरी है उसके अंदर चलने वाली जो पवनें हैं उन पवनों को यहाँ पे ग्लोबल पवनें या भूमंडलीय पवनें, जियोलॉजिकल विंड कहते हैं। फिर हम अगर इसका प्रसार देखें तो प्रसार हमने यहाँ पे क्या बात की, 10,000 वर्ग किलोमीटर से 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर तक ये पवनें हैं। तो इसका प्रसार इसके आगे है, यानी 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र पर चलने वाली पवनें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 प्रकार में इसको देखना है। पवनों के 4 प्रकार हैं। एक तो माइक्रो पवनें हैं, माइक्रो पवनें लोकल विंड स्थानीय पवनें, दूसरी क्षेत्रीय मेसो पवनें हैं जिसको प्रादेशिक पवनें या रीजनल विंड बोलते हैं। तीसरी प्रकार की जो पवन है महाद्वीपीय पवनें जिसको कॉन्टिनेंटल विंड भी बोलते हैं, मैक्रो पवनें जिसको बड़ी पवनें कहते हैं। चौथे क्रम की जो पवन है ग्लोबल पवन या भूमंडलीय पवनें भी बोलते हैं जिसको मेगा पवनें कहते हैं। मेगा का मतलब होता है विशाल पवनें। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की यहाँ पे पवनें हैं। अब बात करते हैं हम पवनों का वर्गीकरण। ठीक है, प्रकार तो ये हो गए पवनों के। अब हमें देखना है पवनें कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो इतने प्रकार की पवनें चलती हैं दूरी में और इन क्षेत्रों में। अब बात करते हैं हम पवनों का सामान्य वर्गीकरण। ठीक है, ग्लोब के अकॉर्डिंग पवनों का सामान्य वर्गीकरण। अब देखो, ये जो हम वर्गीकरण करेंगे इन वर्गीकरण को आप ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि पूरी चक्रवाती स्थिति, पूरी वर्षा वाली स्थिति, आंधी है, तूफान है, जो भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे आगे टॉपिक, उनसे संबंधित सारे के सारे इन पवनों से ही संबंधित है। इनका जो वर्गीकरण है उनसे ही संबंधित है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, पवनों का जो सामान्य वर्गीकरण हम पढ़ें तो पवनों के जो सामान्यतया जो प्रकार होते हैं उन प्रकारों को निर्धारण करके हम, प्रकार कौन से, जो हमने अभी 4 प्रकार देखे हैं। ठीक है, इनको ध्यान में रखते हुए हम वायुदाब जो होता है, वायुदाब कहीं पर स्थायी होता है कहीं अस्थायी होता है, इस आधार पर इन पवनों का वर्गीकरण करते हैं। अस्थायी स्थायी का मतलब क्या होता है? जब हम ग्लोब में वायुदाब पेटियाँ पढ़ी थी तो उस समय हमने यहाँ पे पवनों के वायुदाब वाले क्षेत्र पढ़े थे। यहाँ पर निम्न वायुदाब है, यहाँ उच्च वायुदाब है, यहाँ पे निम्न वायुदाब, फिर उच्च वायुदाब, यानी एक सतत रूप में वायुदाब नहीं है। कहीं पर स्थायी वायुदाब है, कहीं पर अस्थायी प्रकार का वायुदाब है। कभी उस जगह पे उच्च वायुदाब हो जाता है, कभी निम्न हो जाता है, तो उसका स्थायित्व नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो स्थायी पवनें या वायुदाब होता है या अस्थायी वायुदाब होता है, इसके आधार पर हम कहें तो इन पवनों को हम 2 श्रेणियों में बांटते हैं। कितनी श्रेणियों में बांटते हैं? 2 श्रेणियों में। पवनों को हम 2 श्रेणियों में बांटते हैं। एक तो हो गई आपकी स्थायी पवनें,
कौन सी हो गई? स्थायी पवनी। और ए कौन सी हो गई आपकी? अस्थायी पवनी। कौन सी हो गई? अस्थायी पवनी। इसका कहने का मतलब है एक पवन तो इस प्रकार की होती है, वो साल भर चलती रहती है, उसका तो स्थायीपन है, ठीक है। एक पवन ऐसी होती है जिसको कोई स्थायी नहीं होती, वो चलती है, रुक जाती है। आप देखते हैं, कई बार हम देखते हैं कि हम ग्लोब के ऊपर जो पवनें हैं, व्यापारिक पवन की भी चर्चा करते हैं, हम पछुआ पवन की चर्चा करते हैं, ध्रुवीय पवन की चर्चा करते हैं। ये पवनें साल भर चलती है, यानी वायुदाब के कारण चलने वाली ये पवनें हैं, ये स्थायी पवनें हैं। कैसे पवनें होंगी? ये स्थायी। लेकिन हम अस्थायी पवनों की बात करें तो हम कहते हैं शीतकाल में और ग्रीष्म काल में अलग अलग प्रकार की पवनें चलती हैं। जैसे हम कहते हैं लू चल रही है, आपको पता होगा गर्मियों में लू चलती हैं, वो लू कुछ समय के लिए ही चलती है, उनका स्थायित्व नहीं है, वायुदाब के कारण नहीं चलती। वो कभी वायुदाब ऊंचा हो जाता है, वहाँ से चलना स्टार्ट हो जाती हैं निम्न वायुदाब की ओर, तो वो पवनें होती हैं, वो अस्थायी प्रकार की होती हैं। तो हम अगर आपने कभी सुना होगा शीतकाल के अंदर आपके घर वाले बुजुर्ग कहते हैं आज तो डांफी चलना स्टार्ट हो गई, तो शीतकाल में जो लू चलती हैं यानी तेज पवन चलती हैं उनको हम डांफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डांफी। और गर्मियों में वही पवनें चलती हैं, उन पवनों को हम लू बोल देते हैं क्योंकि वो शुष्क होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि मौसम के अकॉर्डिंग ये पवनें क्या है, अपना स्थान बदलती रहती हैं या रुक जाते हैं, कुछ समय चलती हैं उसके बाद में चलना बंद हो जाती हैं। कभी कभी पूर्वैया पवनें भी चलती हैं, कुछ समय हम दिन में देखते हैं कभी मौसम ख़राब हो जाता है, कभी आंधी आती है, कभी तूफान आता है, वहाँ पर भी तो पवनें चलती हैं। कभी आप देखते होंगे शीतकाल में पवनें चलना स्टार्ट हो जाती हैं, आप कहते हो आज तो तेज़ हवा चल रही है, आपने कभी कहा होगा, तो वो डांफी है जो तेज़ हवा चल रही है शीतकाल में। अभी जो मौसम है शीतकाल वाला, इसके अंदर जो तेज़ हवा चलती है, ठंडी हवा चलती हैं, तो उनको बोलते हैं यहाँ पे डांफी बोलते हैं, ठीक है। तो ये अस्थायी प्रकार की पवनें होती हैं। जो ग्लोब के ऊपर व्यापारिक पछुआ और ध्रुवीय पवनें होती हैं वो स्थायी पवनें होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले हमारा चैप्टर होगा स्थायी पवनों का। हम क्या पढ़ेंगे? अभी स्थायी पवनें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्थायी पवनें, ठीक है। स्थायी पवनों के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ेंगे? इसके अंदर जितनी भी पवनें आती हैं, चाहे वो प्रशांत जो पेटी है, डोल्ड्रम वाली पेटी है जहाँ पे शांत पछुआ पवनें होती हैं, उनकी बात करें, या हम यहाँ पे व्यापारिक पवनों की बात करेंगे, या हम पछुआ पवन और ध्रुवीय पवनों की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे स्थायी पवनों की संपूर्ण ग्लोब जो है, संपूर्ण ग्लोब पर जो स्थायी वायुदाब की जो पेटियाँ हैं, स्थायी वायुदाब की पेटियाँ कौन सी है? जैसे विषुवत है, निम्न वायुदाब है, वो स्थायी पेटी है। दूसरी यहाँ उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी है, वो स्थायी पेटी है। तीसरी उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की जो पेटी है वो स्थायी पेटी है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी है वो स्थायी है। पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती है, तो ये स्थायी पेटियों के अकॉर्डिंग ही चलती है। यहाँ पे हम कहें कि ये पवनें जो संचलन करती है वो इन स्थायी वायुदाब जो पेटियाँ हैं उनके कारण ही चलती है। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो स्थायी पवनें हैं, जो चलने वाली जो पवनें हैं, इनको सनातनी पवनें, इनको ग्रहीय पवनें, इनको प्लेनेटरी विंड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे इन पवनों के नाम है, इन पवनों को हम ग्लोब पर हम कई रूपों में देखते हैं। तो इनके नाम कौन कौन से हैं? स्थायी पवनों के ग्लोब के ऊपर इन स्थायी वायुदाब पेटियों के कारण इनका नाम क्या है? ग्रहीय पवनें बोलते हैं इनको। आपको एक बात बता दी जाए, एग्जाम के अंदर अगर आपके पवनों का क्वेश्चन आ गया, एग्जाम के अंदर आपके पवनों का क्वेश्चन आ गया है, तो आपको ये कंफर्म नहीं है कि कौन सी पवनें, आपको स्थायी पवनों के बारे में पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आता है, इसका बड़ा आता है, तो आपको ये पूछा जाएगा या तो स्थायी पवनों का वर्गीकरण करते हुए उनका विस्तार से वर्णन कीजिए, या तो यूँ पूछ लेते हैं, या आपको यूँ पूछेंगे कि जो ग्रहीय पवनें होती हैं उनका विस्तार से वर्णन कीजिए, या यूँ कह सकते हैं सनातनी पवनें, इनको सनातनी पवनें बोलते हैं, प्रचलित पवनें बोलते हैं, ठीक है। इनको प्लेनेटरी विंड बोलते हैं, प्लेनेटरी पवनें। तो आपको कोई भी नाम आए, आपको यही पवनें करनी है,
ठीक है। तो इन्हीं पवनों को, जैसे स्थायी पवने हैं, इन्हीं को यहाँ पे इतने प्रकार के नामों के स्थायी वायदाब जो पेटियाँ होती हैं उसके अकॉर्डिंग इनको जाना जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हम स्थायी पवनों का वर्गीकरण करेंगे। इसमें एक तो जो पेटी है वो है प्रशांत मंडल की हवाएं, ठीक है। इन जो पवने हैं स्थायी पवने, इनका जो वर्गीकरण करते हैं, एक तो कौन सा है, प्रशांत मंडल, प्रशांत मंडल की हवाएं, ठीक है। दूसरा जो प्रकार है इसका वो है व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने, ठीक है। तीसरा जो प्रकार है वो है यहाँ पे पछुआ पवने, पछुआ पवने, और चौथा है यहाँ पे ध्रुवीय पवने, ध्रुवीय पवने। आपको ये तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, प्रशांत मंडल की हवाएं, इनको शांत या डोलड्रम हवा भी बोलते हैं, डोलड्रम क्षेत्र बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर एक तो ये वाला जो शांत पछुआ पवन है, इसको दूसरे पवन व्यापारिक पवन, तीसरी पछुआ पवन, चौथी ध्रुवीय पवन, इन चारों के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। कौन सी पवन कहाँ चलती है हम डिटेल पढ़ेंगे, इनकी एक एक करके हम सबकी डिटेल पढ़ेंगे, समझ के बाद। ये पवन कैसे बनती हैं, ये तो हमने वायदा पेटियों के कारण देख लिया था, वायदा पेटियों के कारण ये पवनें चलती हैं, ठीक है। और इनकी दिशाएं देखेंगे, कौन से अक्षांशों के मध्य चलती हैं ये पवनें, और ये इस वायुमंडल में या क्या प्रभाव डालती हैं, धरातल पर इनसे कौन सी जगह पे वर्षा होती है, कौन सी जगह शुष्क रह जाती हैं। इन पवनों के कारण ही मानसून बनता है। तो वो सारी चीज़ें हम एक एक करके डिटेल में पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं प्रशांत मंडल की हवाएं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या, स्थायी पवनों के अंदर अपना, स्थायी पवनों में सबसे पहला पॉइंट है अपना प्रशांत मंडल की हवाएं, प्रशांत मंडल की हवाएं, ठीक है। इसी को हम डोलड्रम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, डोलड्रम या शांत क्षेत्र, क्या बोलते हैं इसको, शांत क्षेत्र, इसको क्या बोलते हैं हम, शांत क्षेत्र बोलते हैं, डोलड्रम बोलते हैं। यहाँ पे प्रशांत जो मंडल की हवाएं हैं, सामान्यतः हम कहें तो अधिकांश जो जलवायु विज्ञानी हैं, जितने भी जलवायु विज्ञानी हैं, उनके अनुसार यह जो क्षेत्र होता है वो क्षैतिज जो रूप में जो हवाओं का संचलन होता है वो क्षेत्र यहाँ पे नहीं पाया जाता। यानी ये क्षेत्र कैसा है, ये शांत हवाओं का क्षेत्र है। यानी जो धरातल के समीप या क्षैतिज रूप में जो हवा में मूवमेंट होता है, हवा के कण या वायु के कण आगे की ओर प्रसारित होते हैं, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता है। यहाँ पे शांत वातावरण है। ये जो क्षेत्र है वो 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य, हम कहें तो सैद्धांतिक रूप में अगर बात करेंगे तो प्रसारित रहती है ये क्षेत्र, यानी उस क्षेत्र में प्रसारित रहती है। यहाँ पे एक विज्ञानी है क्रीवी नामक, जो विज्ञानी जलवायु विज्ञानी माना जाता है, उन्होंने इस जो पवन है या उस क्षेत्र की बात करें तो इसे असतत रूप में इस क्षेत्र को माना गया है। प्रशांत वाले इस क्षेत्र को या प्रशांत मंडल की ये जो हवाएं हैं इनको असतत रूप में इन्होंने माना है। देखो एक बार हम इसको पृथ्वी के संदर्भ में बात कर लेते हैं, एक बार इसका मैप बनाते हैं और मैप के अंदर इसको समझते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें पूरे विश्व के संदर्भ में तो ये जो भाग है ठीक है, यहाँ से देखो ये विषुवत रेखा गुजरती है इस भाग से, यहाँ से एक विषुवत रेखा 0 डिग्री रेखा गुजरती है, इसके 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण में, ठीक है। इस क्षेत्र के बीच की जो हवाएं हैं उनकी हम चर्चाएं कर रहे हैं। इनकी चर्चाएं कर रहे हैं, इनके बीच वाली चर्चाएं कर रहे हैं। इस क्षेत्र की हम बात करेंगे इस 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण वाले क्षेत्र में, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रशांत मंडल की हवाएं। ध्यान देना, इसकी हम चर्चाएं क्यों करते हैं, क्योंकि हम जब वायदा पेटियां पढ़ी थी उस टाइम में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे देखो ये 0 डिग्री है, ये 5 डिग्री उत्तर नॉर्थ और ये 5 डिग्री साउथ,
ठीक है। यहाँ से कोई पवन आएगी, वो यहाँ आते ही गर्म होकर के ऊपर उठना स्टार्ट कर देगी। इधर से कोई पवन आएगी, वो गर्म होकर ऊपर उठना स्टार्ट कर देगी। तो इस क्षेत्र में तो कोई पवन जाती ही नहीं है, समझ रहे हो बात। यहाँ पे इस क्षेत्र में तो कोई पवन जाती ही नहीं है, जबकि हम कहते हैं कि इधर से कोई पवन आएगी, 5 डिग्री पास आते ही गर्म होकर के ऊपर चली जाएगी। इधर कोई 5 डिग्री तक आएगी और ऊपर चली जाएगी। तो इस क्षेत्र में पवन कहाँ से चली, इस क्षेत्र में पवन कहाँ से चली? तो इसके लिए यहाँ पे कहा गया है, क्रिमिनाग जो महोदय है उन्होंने भी बताया कि ये जो क्षेत्र है ये प्रशांत मंडल वाला क्षेत्र है, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बीच वाला जो क्षेत्र है ये सतत रूप में नहीं है, ये सतत रूप में नहीं है। ये महाद्वीपीय क्षेत्र में इन पवनों को हम नहीं कहते कि यहाँ पे चलती हैं, ये असतत रूप में है। सतत का मतलब होता है लगातार, और असतत का मतलब टूटा हुआ, बीच बीच में टूटा हुआ क्षेत्र है। तो इसके अकॉर्डिंग ग्रीवी ने इसके 3 भाग बताए हैं, 3 प्रकार की ये हवाएं चलती हैं। एक तो है यहाँ पर पहले प्रकार का अफ्रीकी हॉर्न, अफ्रीकी हॉर्न से, हॉर्न या श्रृंग बोल सकते हो इसको, हॉर्न से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा तक इसका प्रसार है। यहाँ पे हम बात करें तो ये जो क्षेत्र है ये वाला ग्रीनलैंड वाला, यहाँ एक ग्रीनविच रेखा गुजरती है, यामोत्तर जिसको बोलते हैं, जिसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। इस रेखा के इधर वाला पार्ट है वो पूर्वी देशांतर का है, इधर वाला पार्ट है वो पश्चिमी देशांतर का है। तो यहाँ से हम देखते हैं तो इस क्षेत्र तक यहाँ पर प्रशांत महासागर में एक रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो कि 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। यहाँ पे आपको ये रेखा है वो सीधी नज़र नहीं आएगी, यहाँ पर कहीं अंदर की ओर कहीं बाहर की ओर निकली हुई देखने को मिलेगी। वो इसलिए है क्योंकि इधर वाला पार्ट है इस रेखा के, देखो यहाँ पे रेखा है, इसके यहाँ पे द्वीपीय क्षेत्र बहुत है प्रशांत महासागर में। उन द्वीपीय क्षेत्र, वो कई द्वीपीय क्षेत्र हैं, वो तो एशिया महाद्वीप के हैं, कई हैं वो उत्तरी अमेरिका के हैं। तो इधर वाले जो भी हैं रेखा के, वो तो यहाँ पर इसको बचाने के लिए, इनको बचाने के लिए ये रेखा को यहाँ पर हम काल्पनिक रूप में इस दृष्टि से दर्शाया हुआ है। तो यहाँ पर 5 डिग्री के मध्य वाला जो ये क्षेत्र है प्रशांत महासागर में 180 डिग्री तक, और अफ्रीकी श्रृंग ये हॉर्न है, अफ्रीकी हॉर्न है, यहाँ से लेकर के और इस भाग तक का जो क्षेत्र होता है, इस प्रशांत मंडल वाला जो क्षेत्र होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, अफ्रीकी हॉर्न से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तक का क्षेत्र, यानी ये क्षेत्र है वो 16,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यानी ये जो क्षेत्र है ये कितना है, 16,000 किलोमीटर में है। यानी आप देख सकते हो कि कितनी दूरी पर, ये सतत रूप में तो नहीं है लेकिन ये टुकड़ों में टूटा हुआ है। एक क्षेत्र है इसका जो अफ्रीका है, इस अफ्रीका का जो गिनी जो क्षेत्र है, इस अफ्रीका के जो क्षेत्र में दूसरा अफ्रीका के पश्चिमी तट के समानांतर हम कह सकते हैं इसके, यहाँ पर ये जो भाग है आप इस भाग को देख सकते हो, यहाँ पर ये क्षेत्र उत्तर पश्चिमी भाग में इसके पश्चिमी तट के सहारे, यहाँ पर इस क्षेत्र में हम इसको मानते हैं। ठीक है, पहला क्षेत्र है सतत रूप में नहीं है, सतत में तब होता जब इसका लगातार, यानी इस अफ्रीका महाद्वीप में भी ये होता, यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, इसका क्षेत्र यहाँ पर आएगा और इसके समानांतर इस उत्तरी पश्चिमी अमेरिका से यहाँ मध्य अमेरिका है उसके तक यहाँ पे तीसरे क्रम का ये क्षेत्र। क्रीवी महोदय ने इसको 3 रूपों में बांटा है, पहला तो यहाँ वाला क्षेत्र हो गया, दूसरा क्षेत्र ये है और तीसरा क्षेत्र ये हो गया। तो इस दक्षिण अमेरिका का भी ये तीसरा क्षेत्र माना जाता है, जो दक्षिण अमेरिका का कहाँ पर है, उत्तर पश्चिम भाग से मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट तक का, मध्य अमेरिका यहाँ पे। तो इसका जो पश्चिमी तट है, इस पश्चिमी तट तक का जो क्षेत्र है, इसको हम यहाँ पे तीसरे क्रम में मानते हैं। समझ गए बात। तो जो ये प्रशांत मंडल वाला अफ्रीकी श्रृंग वाला जो क्षेत्र है, ये 16,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में, यहाँ पे इस क्षेत्र को 16,000 किलोमीटर में है। जो कि हम बात करें विषुवत रेखा का, तो विषुवत रेखा अगर यहाँ से हम माने वापस, ये प्रशांत मंडल आ गया, वो 180 रेखा यहाँ पे है। तो इस क्षेत्र का ये अगर पूरे माने तो 1/3 भाग है ये, कौन सा, यहाँ से यहाँ तक का। समझ गए बात। अगर हम इसको पूरा कर लिया है, ये अगर ग्लोब पे होता तो इस तरफ लिपटा हुआ होता, अब हमें एक तरफ कट लगा कर इसको खोल लिया और यहाँ पे चिपका दिया है। तो ये किनारा, ये रेखा और ये रेखा एक ही है।
अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो एक जगह हो जाएगी, तो हमने इसको खोल करके यहाँ चिपका दिया, इसको हम मानचित्र बोलते हैं। तो यहाँ पर इस प्रशांत रेखा में यहाँ से लेकर के और इस रेखा तक का जो ये क्षेत्र है पूरा, ये अगर हम 100 मान ले तो इसका 1/3 भाग, लगभग 1/3 भाग है वो इस क्षेत्र में ही है, ठीक है, इस प्रशांत मंडल की पेटी में, जो कि मानसून है, भारत का मानसून है, उसको प्रभावित करता है, यानी उसमें सहयोग प्रदान करते हैं। यहाँ की जो सामान्य शांत वायु है वो यहाँ भारत के मानसून को भी प्रभावित करती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इनका प्रसार जो है वो कहाँ पर है, ये हिंद महासागर में और प्रशांत महासागर में। इसका विस्तार कहाँ पर है, ये तो हिंद महासागर हो गया, ठीक है, और ये कौन सा हो गया, प्रशांत महासागर हो गया, ठीक है। यहाँ अंध महासागर है ये वाला, तो इसमें तो है नहीं, क्योंकि इस जो पहले क्रीवी नामक महोदय ने जो इसका प्रकार बताया है अफ्रीकी सुरंग से, अफ्रीकी सुरंग कौन सा है, ये वाला, ठीक है। वो सुरंग होता क्या है, जो पर्वतीय क्षेत्र होता है, पठारी भाग होता है, वो ऊपर की ओर निकला हुआ भाग होता है, दोनों तरफ कटा हो जाए, यहाँ एक सीधे सिंह नुमा आकृति हो जाएगी, तो इसको हॉर्न बोलते हैं या सुरंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्षेत्र में ये निकला हुआ भाग है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो क्षेत्र होता है वो लगभग 1/3 विषुवत रेखा का 1/3 भाग होता है, जो कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला हुआ है। समझ गए बात, इतनी बात आप इसमें ध्यान में रखोगे। अब बात करते हैं इसकी जो प्रशांत वाला जो क्षेत्र है, इसमें हमने ये तो बात कर लिया है कि ये इतनी क्षेत्र में फैला हुआ है, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि ये सतत रूप में जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के कारण जो मानसूनी हवाएं आती हैं, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन, ये यहाँ पर जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है उस कंडीशन में यहाँ फेरल के नियम के अनुसार वो दाएं हाथ की ओर घूमते हुए इन पवनों को साथ लेकर के यहाँ पर जो वर्षा प्रदान करती हैं, मानसूनी वर्षा प्रदान करती हैं, उसके अंदर अपना योगदान रखती है, ठीक है। प्रसिद्ध जलवायु विज्ञानी जो महोदय है फ्लोन महोदय, उन्होंने यहाँ पर जो पवनें चलती हैं इनको विषुवत रेखीय पछुआ पवनों का क्षेत्र बोला है। यहाँ पर ध्यान देना, पछुआ पवन का मतलब होता है पश्चिम से पूर्व की ओर, क्या होता है, पश्चिम से पूर्व की ओर, वेस्टर्नली पवनें कहते हैं इसको, पछुआ को क्या बोलते हैं, वेस्टर्नली। व्यापारी को तो बोलते हैं ट्रेड विंड, ठीक है। इसको पछुआ पवने होते हैं उनको वेस्टर्नली पवने कहते हैं, यानी वेस्ट से ईस्ट की ओर, ठीक है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर पवने चलती हैं। तो ये फ्लोन महोदय कहता है इस क्षेत्र को विषुवत रेखीय शांत क्षेत्र की पवने या पछुआ पवने, शांत क्षेत्र की पछुआ पवने। वैसे तो पछुआ पवने होती हैं वो 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में होती हैं, समझ गए बात, 30-35 डिग्री से स्टार्ट होती है और 60-65 के बीच में चलती है। लेकिन जो फ्लोन महोदय जिन्होंने 1951 में अपना एक सिद्धांत दिया था, गत्यात्मक सिद्धांत दिया था, उसके अंदर उन्होंने इस पवन की जिक्र किया है, यानी शांत क्षेत्र की जो पछुआ पवनें होती हैं उनके उन्होंने चर्चा की है। तो यहाँ पर ये पवनें हैं, ये पृथ्वी का जब घूर्णन होता है, ध्यान देना, ये पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब के कारण नहीं चलती हैं। यहाँ के सामान्य वायुमंडल में जो वायु के कण हैं, वो वायु के कण पृथ्वी जब घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो उस टाइम में उसके घर्षण से यहाँ पे सामान्य उनमें मूवमेंट रहता है, जिसको हम ज़्यादा नहीं मान सकते, लेकिन कण हैं वो मूवमेंट तो करते हैं, किसके कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, यानी उसके साथ में कुछ कण होते हैं वो घर्षण के कारण यहाँ पे चलना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसको फ्लोन ने क्या कहा है, यहाँ पे शांत क्षेत्र की पछुआ पवने, क्या कहा है, शांत क्षेत्र की पछुआ पवने कहा है, ठीक है। यहाँ पे पृथ्वी है, पृथ्वी घूर्णन करेगी तो इसके साथ में जो स्थानिक पवनें हैं, यहाँ की लोकल पवनें हैं, वो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, ठीक है, जिसको हमने पछुआ पवने कहा है। यहाँ पे कहें तो इस क्षेत्र में विषुवत रेखीय जो पछुआ पवनें हैं, इनका जो निर्माण होता है वो भारतीय मानसून के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यानी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी इस क्षेत्र में ध्यान से देखना, यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन आती है, ठीक है। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो विषुवत रेखा वाला पार्ट नीचे की ओर चला जाता है, या यूं कहें कि ये उत्तरायण होता है तो 5 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाता है। तो ये पवन तो 5 डिग्री तक आती है, तो 5 डिग्री यहाँ पर आएगी या नहीं आएगी जब उत्तरायण होगा, क्योंकि ये 5 डिग्री वाला दक्षिण वाली पवन है, ठीक है। ये 0 डिग्री थी और ये 5 डिग्री थी, ध्यान से समझना इसको। यहाँ पे 0 डिग्री, ये 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जब सूर्य उत्तरायण होगा तो सभी पेटियाँ 5-5 डिग्री उत्तर की ओर खिसक जाती हैं। तो यहाँ 5 डिग्री उत्तर की ओर खिसकेगी तो यहाँ नीचे वाली ये इस स्थान पर आएगी या नहीं आएगी, ये पवन पेटी है, ये यहाँ आ जाएगी, ये पेटी ऊपर चली जाएगी और ये पेटी और ऊपर चली जाएगी, समझ गए बात।
तो यहाँ तक जो पवन आती थी दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन, वो पवन अब यहाँ तक आना प्रारंभ कर देगी। पहले ये पवन 5 डिग्री तक आती थी, यहाँ शांत क्षेत्र था, अब ये शांत क्षेत्र उत्तर की ओर खिसक गया 5 डिग्री। जो शांत क्षेत्र बता रहे हो आपका ये हो गया, पहले यहाँ तक था, ठीक है, 5 डिग्री उत्तर की ओर खिसका, तो ये पवन विषुवत रेखा तक आना स्टार्ट हो गई, और विषुवत रेखा पर आते ही सभी पवनें अपने दाएं हाथ की ओर घूम जाती हैं। ये फेरल महोदय कहता है कि इस उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें आएगी वो अपने दाएं हाथ की ओर घूम जाती हैं, और विषुवत रेखा के दक्षिण में पवनें अपने बाएं हाथ की ओर घूम जाती हैं। तो इस क्षेत्र में यहाँ पे जो पवन आएगी वो पवन दाएं हाथ की ओर घूमेगी, तो यहाँ पर इस दिशा में जो पवन चलेगी तो उसके अंदर यहाँ पे शांत क्षेत्र के जो वायु के कण हैं, कौन से कण हैं, शांत क्षेत्र के वायु के कण, वो वायु के कण इसके अंदर मिल जाएंगे और इसके और तेज गति से आगे बढ़ने में मदद करेंगे। समझ गए बात। तो यहाँ पे कहते हैं ये जो पवनें हैं मानसूनी पवनें हैं जो भारत में वर्षा लाने में अपना योगदान देती हैं। तो योगदान देंगे तो इसमें किसकी भूमिका रहती है, विषुवत रेखीय जो पछुआ पवनें हैं, शांत क्षेत्र की जो पछुआ पवनें हैं वो पवनें इसके अंदर अपना सहयोग प्रदान करती हैं। ठीक है, ये जो क्षेत्र होता है इसको ITCZ क्षेत्र बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, ITCZ, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। यहाँ पर इस क्षेत्र को 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण वाला ये क्षेत्र है, इसको ITCZ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ITCZ, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ठीक है, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। क्या बोलते हैं, अभिसरण क्षेत्र। समझ गए बात। इस 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण के बीच वाला जो क्षेत्र है इसको ITCZ बोलते हैं। ITCZ का मतलब होता है इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ठीक है, ऑब्जेक्टिव भी अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है इसमें फुल फॉर्म पूछ लेते हैं ITCZ की तो आप बता दोगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि जो ये ITCZ वाला जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे हम कहें तो ये जो क्षेत्र है उत्तरी गोलार्ध की ओर, ये क्षेत्र ITCZ का खिसकाव उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में हो जाता है। यहाँ पर इस क्षेत्र में अभिसरण किन पवनों का होता है, दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन का होता है। इधर से आने वाली दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन, इधर से आने वाली उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवन है, इनका ये अभिसरण क्षेत्र होता है। तो इसके अंदर हम कह सकते हैं कि इसकी जो उत्तरी सीमा है, यानी यहाँ पे ये ITCZ वाले की बात कर रहे हैं, इसकी ये उत्तरी सीमा है, इसको NITCZ बोलते हैं, नॉर्थ इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, यानी ठीक है। और इस दक्षिणी सीमा को, ये दक्षिणी सीमा 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाली दक्षिणी सीमा होती है, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली ये उत्तरी सीमा होती है। तो इसको SITCZ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SITCZ, यानी साउथ इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, यानी 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाली जो रेखा होती है इसको SITCZ बोलते हैं। सूर्य का जब उत्तरायण होना और सूर्य का जब दक्षिणायन होता है तो ये जो डोल्ड्रम क्षेत्र या ITCZ है इसको डोल्ड्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम। या ITCZ वाला जो क्षेत्र है ये 5 डिग्री उत्तर में और या 5 डिग्री दक्षिण की ओर खिसक जाता है क्रमशः, यानी उत्तरायण के समय उत्तर की ओर खिसक जाएगा और दक्षिणायन जब सूर्य होगा तो दक्षिण की ओर खिसक जाता है। तो ये चीज़ें हमने जब वायदा में पढ़ा था उस टाइम में हमने बात कर ली थी कि कौन सी पेटियाँ कहाँ खिसकती हैं, यानी पेटियों का जो खिसकाव है हमने देखा था। तो ये खिसकाव 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण की ओर होता है। ये जो खिसकाव होता है ये भारतीय जो उपमहाद्वीप है जहाँ पर मानसून जो आता है उनमें इस खिसकाव का ही प्रभाव पड़ता है। यानी मानसून आने में इस क्रियाविधि में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण माना जाता है वो ये खिसकाव ही माना जाता है। यानी 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण की ओर ITCZ का जो खिसकाव होता है इसके कारण ही भारत में मानसून आता है या वर्षा होती है। ठीक है, ये बात हो गई आपका प्रशांत मंडल की हवाओं की या डोल्ड्रम या शांत क्षेत्र की पवनों की बात हो गई। दूसरी बातें हम करेंगे व्यापारिक पवनों की चर्चा करेंगे, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतनी बातें करेंगे। थैंक यू।